हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LCS क्लासेस। तो आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर में आए है ना नीट में आपके डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस। ठीक है, और आज के बाद डायमेंशनल एनालिसिस आपको कभी परेशान नहीं करेगा। हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों 1991 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में ये आ चुका है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमेबिलिटी मैग्नेटिज्म से जुड़ी एक टर्म है, इसकी स्टडी हम क्लास 12th में करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो फ्री स्पेस की उसको म्यू नॉट से डिनोट हम करते हैं। तो चार ऑप्शन है, हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। बना लेते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों। अगर हमारे पास दो वायर्स हैं, दोनों पैरेलल रखे हुए हैं, एक में करंट बह रही है I1, दूसरे में करंट बह रही है I2। ठीक है, और दोनों की लेंथ भी सेम मान लेते हैं। लेंथ कितनी है इनकी L इनकी लेंथ, इसकी लेंथ भी L है, इसकी लेंथ भी L है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है, D है। ठीक है, तो उस केस में जब इसमें करंट सेम डायरेक्शन में बहती है, ये पैरेलल रखे हुए हैं, तो बच्चों ये एक दूसरे पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं F, और ये फोर्स होता कितना है, F इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है ना। अगर ये फ्री स्पेस है सब जगह पर, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2, करंट फ्लोइंग इन वन वायर एंड करंट फ्लोइंग इन 2 वायर, इनकी सेकेंड वायर इनकी प्रोडक्ट हो जाती है, अपॉन डिस्टेंस। और ये फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है। फोर्स पर यूनिट लेंथ पर जो लगने वाला फोर्स होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 बाई I1 I2 अपॉन D। हमें तो म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए, बाकी टर्म इधर ले जाओ। तो F 2 पाई इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा बच्चों, D भी इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, अपॉन L इंटू I1 I2 नीचे आ जाएगा। I1 I2 क्या है, करंट है, और ये आगे इक्वल टू म्यू नॉट। टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इस तरफ इसको डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे इसका। ये तो बच्चों कांस्टेंट हो गया, इसकी तो डायमेंशन होगी नहीं फोर्स की, MLT-2 याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में यूज करेंगे। D है कि लेंथ है, इसकी L हो जाएगी, अपॉन L लेंथ है, इनटू करंट की एम्पियर, और सेकंड वाले की भी एम्पियर। ठीक है, तो लेंथ से एक लेंथ कैंसिल आउट हो गई बच्चों, और जो म्यू नॉट है इसकी डायमेंशन कितनी आई है, बताओ, MLT-2, ये कितना हो जाएगा, A इंटू A स्क्वायर, ऊपर आके पावर माइनस की हो जाएगी A-2, तो MLT-2 A-2, MLT-2 A-2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 AIPMT 1992 में ये आ चुका है। इफ P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, तो रेडिएशन प्रेशर भी 12th क्लास में पढ़ते हैं। अभी आप जान चुके होंगे एक तरीका क्या है, प्रेशर है। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। डायमेंशन लिख लेते हैं जल्दी इसकी, प्रेशर की, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है MLT-2, अभी ड्राइव करा रहा हूँ, आगे डायरेक्ट लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, अपॉन एरिया की L स्क्वायर। तो ये L स्क्वायर ऊपर आके L-2 हो जाएगा, तो M की पावर 1, L की पावर प्लस 1 -2, बच्चों माइनस के 1 बच जाएगी। देखो ये ऊपर जाके पावर -2 हो जाएगी, -2 ये कितनी है, +1, तो +1 और -2 कितना ऐड करेंगे तो -1 बचेगा, तो ML-1T-2। आगे डायरेक्ट यूज करेंगे इसको भी, ML-1T-2 याद रखेंगे। प्रेशर, C स्पीड ऑफ लाइट, तो C क्या है, स्पीड है, स्पीड की डायमेंशन LT-1, और ये क्या है, S है बच्चों एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड। एनर्जी पर एरिया पर सेकंड मतलब एनर्जी अपॉन एरिया इंटू सेकंड की डायमेंशन लेंगे। एनर्जी की डायमेंशन वर्क वाली ML/T-2 सेम होती है एनर्जी की वर्क की। ठीक है, अपॉन एरिया की लेंथ का स्क्वायर, और सेकंड की टाइम ही हो जाएगी, और ये आ जाएगा आपका आंसर L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हटाओ, और T की पावर कितनी बन जाएगी, ऊपर जाके -1 और हो जाएगा, तो -3, तो MT-3, ये डायमेंशन हो गई S की। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द नॉन जीरो इंटीजर XYZ 3 इंटीजर है और इनकी वैल्यू 0 नहीं है, सच दैट। कंडीशन क्या दे रखी है भैया, P की पावर X, S की पावर Y और C की पावर Z इज डायमेंशनलेस। मतलब जब आप इस टर्म की XYZ की वैल्यू कुछ इस तरीके से है, जब आप P की पावर में X लिखते हो, X की पावर में Y, C की पावर में Z, और इनकी डायमेंशन लेते हो, तो क्वांटिटी क्या आती है, डायमेंशनलेस आती है। तो डायमेंशनलेस का मतलब क्या है, M की पावर भी 0 होगी, L की पावर भी 0, T की पावर भी 0। ये गिवन कंडीशन होगी क्वेश्चन में, है ना। इसकी मदद से ही ये गिवन इक्वेशन है, इसकी मदद से ही कि XYZ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो ये इक्वेशन क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो यही से हम कंडीशन बनाएंगे XYZ के लिए। ऑप्शन दे रखे हैं क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, तो ये आपके ऑप्शन है
इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, देख लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, एक मिनट बच्चों इसको ठीक कर लो। यहाँ पर ये आपका 1 नहीं है, ये भी कितना, हाँ ये 1 है, -1 नहीं है, 1 दे रखा है ऑप्शन। ठीक कर लो, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार बुक में। ठीक है, तो x कितना था -1, y = 1, z = 1, ये तो दोनों एक से हो गए ऑप्शन, कोई बात नहीं। ठीक है, हो सकता है मैंने नोट करते हुए कुछ मिस्टेक कर ली हो, तो ये ऑप्शन एक से ही लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। p की पावर x, s की पावर y, c की पावर z, m = m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, इनको कंपेयर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर p की डायमेंशन लिखेंगे, p कितना हो गया यहाँ पर, ये रहा हमारे पास आई थी m l -1 t -2, इसकी पावर x हो जाएगी। s की डायमेंशन m t -3, इसकी पावर बच्चों y हो जाएगी। c की डायमेंशन l t -1, इसकी पावर z हो जाएगी, और ये आ जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ठीक है, तो m की डायमेंशन एक साथ लिखेंगे। m की पावर यहाँ से देखो कितनी आती है, 1 थी, 1 × x, x हो जाएगी, प्लस यहाँ से कितनी आएगी, m की पावर 1 × y, y हो जाएगी। देखो m की पावर x × m की पावर y, पावर ऐड हो जाती है ना, जब इनकी मल्टीपल होगी तो पावर ऐड हो जाएगी, x + y हो जाएगी, है ना, इसमें m है नहीं। यहाँ पर l की पावर -1 × x, -x आ जाएगी, यहाँ पर नहीं है, यहाँ से कितनी आएगी, +z आ जाएगी, एक साथ लिखेंगे l की पावर। और t की -2x -3y, -2x -3y और -z = m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे बच्चों x + y, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, पावर m की पावर x + y, m की पावर 0 है, तो ये इक्वल कब हो सकती है, डायमेंशन, जब x + y की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। दूसरी इक्वेशन -x + z = कितना होना चाहिए, 0, -x + z कितना होना चाहिए, 0। इसको और सॉल्व करूंगा तो x को इधर ले जाऊंगा, तो z किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर। चौथा ऑप्शन, और तीसरा है ना, तीसरी t की लिखेंगे डायमेंशन -2x -3y -z = 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप देख सकते हो इन तीनों इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है, सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट दे ही नहीं रखा इसमें, मतलब जब आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर 0 0 0 मिलेंगे, x की वैल्यू भी 0 आएगी, y की वैल्यू भी 0, z की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये किस तरीके की इक्वेशंस हैं, जिसमें आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलने वाले, बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में बच्चों हम ऑप्शन पर जाते हैं, हम देखते हैं, है ना, ऑप्शन को देखते हैं, जो ऑप्शंस इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो ऑप्शन, वही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो पहली बात तो देखो इसमें एक इक्वेशन क्या, z = x, तो जिस ऑप्शन में z और x की वैल्यू इक्वल होगी वो करेक्ट हो सकता है। तो पहले में देखो x की और z की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो मे भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, चेक करेंगे आगे। यहाँ पर देखो x की z की वैल्यू इक्वल नहीं है, डी में भी x की z की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो यहीं पर गलत हो गए। अब इन दोनों में से कोई करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। दूसरी इक्वेशन देखो, ये रही हमारे पास, x + y 0 होना चाहिए, x + y को ऐड करके 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना, 2, 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन भी इस इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो पहला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, तो कौन सा बचा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों ये ऑप्शन क्या करना चाहिए, तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप देखो पहली इक्वेशन में अगर मैं LHS निकालूं, x + y = 0, x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू -1, देखो 0 = RHS आ गया। दूसरी इक्वेशन देखो, z = x, x की वैल्यू 1 है, तो LHS भी कितना है, z की वैल्यू 1 है, = RHS x भी 1 है। तीसरी इक्वेशन देखो LHS -2x की वैल्यू रखेंगे 1, -3y की वैल्यू रखेंगे -1, और -z की वैल्यू रखेंगे 1, तो ये 0 होना चाहिए, -2 + 3 -1, तो बच्चों कितना आ गया, -2 -1 -3 + 3 0 = RHS। ठीक है, तो ये ऑप्शन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो इक्वेशन इस तरीके से बनी थी कि यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो रहे थे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखोगे इनको सॉल्व करके आपको x y z की वैल्यू मिल जाती है, और वो उसके बाद आप करेक्ट ऑप्शन चेक कर सकते हो। और अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनता है तो उस केस में आप ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन को निकालोगे। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं बच्चों, नोट करिए इन क्वेश्चन को जल्दी। यस, आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 AIPMT 1992 का ही क्वेश्चन है। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P, तो P कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है ना, गिवन नहीं है, और इसकी वैल्यू क्या है, P = P0
EXP होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल, आगे बताएंगे इसको भी, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट, अल्फा एक कांस्टेंट है, टी इज द टाइम, टी यहाँ पर क्या है टाइम है, दे कांस्टेंट अल्फा, तो जो कांस्टेंट अल्फा है क्या वो डायमेंशन लेस है, या उसकी डायमेंशन t-2 है, या उसकी डायमेंशन t⁻2 है, या उसकी डायमेंशन जो p की है वही डायमेंशन होने वाली, तो ये हमें बताना है। ठीक, देखते हैं ध्यान से। अभी बच्चों 2-3 बातें आप याद रखेंगे, अगर हमें कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो, देखो एक्सपोनेंशियल क्या होता है आपने पढ़ भी रखा है, p = p0, एक्सपोनेंशियल यहाँ पर बच्चों ये होता है e की पावर -α t है ना, e की पावर में होता है ये exp का मतलब, तो e की पावर -α t², तो ये बच्चों एक यूलर कांस्टेंट है, एक मैथमेटिकल नंबर होता है, ये इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू लगभग है ना, एक्चुअल वैल्यू तो इरेशनल नंबर में इनफाइनाइट संख्या होती है, ठीक है, तो लगभग 2.71 के बराबर इसकी वैल्यू होती है, तो एक नंबर है मैथमेटिकल, जैसे आप, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वही फंक्शन होता है जैसे आप पढ़ते थे ना 2⁵, तो ये बेस कहलाता है, ये एक्सपोनेंशियल कहलाता है जो पावर में होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बेस हुआ, ये एक्सपोनेंशियल कहलाएगा। एक चीज़ और आप याद रखेंगे, e की पावर में जब भी कोई नंबर होता है तो वो कोई मैथमेटिकल नंबर होता है, मतलब e की पावर में जो हमेशा क्वांटिटी होती है बच्चों वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, याद रखेंगे, e की पावर में हमेशा जब भी कोई नंबर होगा, ये कोई मैथमेटिकल नंबर होगा, मतलब ये डायमेंशन लेस होगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। इसी तरीके से अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है log बेस e, यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसकी भी डायमेंशन नहीं होती है ना, ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस। इसी तरीके से बच्चों जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन थीटा कोस थीटा होते हैं, तो इनके साथ जो एंगल जुड़ा होता है इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, तो इनका जो आर्ग्यूमेंट होता है ये भी क्या होता है बच्चों डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। तो ये 3 बातें आप याद रखेंगे, e की पावर में कोई टर्म हो उसकी डायमेंशन हमेशा क्या होगी, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, लॉगरिथमिक फंक्शन की डायमेंशन नहीं होती है, और साइन के साथ जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनकी डायमेंशन नहीं होती है। इसी नॉलेज का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो e की पावर में जो टर्म है बच्चों इसकी डायमेंशन नहीं होगी, तो मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ -α t², क्या होगी इसकी, कोई डायमेंशन नहीं होगी, m में भी 0, l में भी 0, t में भी 0, इस तरीके से लिख लो, ठीक है। तो माइनस तो हटाओगे तो माइनस का तो मतलब ही नहीं होगा ना, ये तो -1 एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसकी तो खैर क्या डायमेंशन होगी, अल्फा की डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी है, और t की डायमेंशन कितनी होगी टाइम की, t का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है m0 l0 t0, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा m0 l0 t0 अपॉन t², ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 हो जाएगा, तो बाकी सब तो 0 है, t की पावर -2, तो अल्फा की डायमेंशन कितनी हो गई, t की पावर -2, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन आते हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बेस होते हैं, e की पावर्स में लिखे होते हैं, तो यही हम यूज़ करते हैं। यहाँ की जो पूरी टर्म होगी पूरी की पूरी टर्म क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। आई बात समझ में कुछ, ठीक है, बढ़े आगे, चलिए देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 AIPMT 1994 का क्वेश्चन है ये, है ना, तारपुतिन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब ऑफ लेंथ L, ठीक है, तो एक ऑयल बह रहा है एक ट्यूब से जिसकी लेंथ L है और रेडियस R है, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द ट्यूब, ठीक है, तो ये कोई ट्यूब हो सकती है, यहाँ से ऑयल बह रहा है, इसके जो 2 कोने हैं ऊपर वाला और नीचे वाला, इनके बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस कितना है बच्चों, P दे रखा है हमें, ठीक है, ट्यूब की लेंथ कितनी दे रखी है, L दे रखी है, और रेडियस इसकी दे रखी है R, ठीक। विस्कोसिटी, अब देखो जब लिक्विड बहता है बच्चों तो लिक्विड फ्लूइड में है ना, फ्लूइड में हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं, लिक्विड नहीं फ्लूइड में, फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड में लिक्विड भी आता है गैस भी आता है जो बह सके, जो फ्लो हो सके, तो फ्लूइड में बच्चों एक टर्म पढ़ने वाले हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मैंने आपको डायमेंशन भी निकलवाई थी, अगर आपको डायमेंशन याद हो तो आंसर आप सीधा सीधा लगा सकते हैं, ml -1 t -1, है ना, ये विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है, इसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हम डायमेंशन, ठीक है। तो अगर याद नहीं है तो फॉर्मूले की मदद से कर लेते हैं, ठीक है। तो P यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस है, V वेलोसिटी है, ठीक है, V यहाँ वेलोसिटी होगी फ्लूइड की, L लेंथ है पाइप की लेंथ, और देखो ये R क्या है, रेडियस, ये लेंथ का स्क्वायर, और इससे जो घटने वाली टर्म हमें पता है होमोजीनिटी के प्रिंसिपल से, आपस में कोई नंबर जब कोई टर्म सब्ट्रैक्ट होती है तो उनकी सेम डायमेंशन होनी चाहिए, मतलब R² और x² की डायमेंशन सेम होगी तो इनके सब्ट्रैक्शन की भी डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डायमेंशन लिखूँ, देखो प्रेशर की, प्रेशर क्या, फोर्स अपॉन एरिया, डायमेंशन हमने निकाल ली, सीधा लिख रहा हूँ मैं ml -1 t -2, ठीक है। R² - x² की डायमेंशन कितनी हो जाएंगी बच्चों, देखो लेंथ के स्क्वायर से लेंथ का स्क्वायर घट रहा है तो लेंथ का स्क्वायर ही आएगा, वेलोसिटी LT -1, ठीक है,
और नीचे ये लेंथ की l, इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी l की पावर 1। तो हमें इसकी विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालनी है। 4 तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो विस्कोसिटी की डायमेंशन प्रेशर की रखेंगे ऊपर ml-1 T-2 इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन l² अपॉन l-1। ठीक, अपॉन में 4 तो हटा दो कांस्टेंट है, v की डायमेंशन LT-1 और l की डायमेंशन l हो जाएगी। ठीक, तो आंसर आ जाएगा आपके पास, देखो l इंटू एल l² हो जाएगा और ये वाला l² इन दोनों को ये कैंसिल आउट कर देगा, है ना। ऊपर जाके घट जाएंगे l² माइनस ये ऊपर जाके ये नीचे देखो क्या है l इंटू एल l², ऊपर जाके l की पावर -2 हो जाएगी, -2 + 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। t की पावर नीचे -1 है, ऊपर जाके ऐड हो जाएगी, तो ऊपर पहले -2 थी पावर, एक पावर नीचे से ऊपर आके ऐड होगी +1, तो ये -1 बचेगी। तो आंसर ml-1 T-1 है ना। तो कर ही सकते हो इसको तो सीधा सीधा भाई, ऊपर नीचे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, टर्म को ऊपर ले जाओ तो पावर उसकी निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाती है, ये याद रखेंगे बस। ठीक है, तो ये हमारी ml-1 T-1 विस्कोसिटी की, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन आ गई। नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे देखते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 AIPMT 1994 का ये क्वेश्चन है। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड। कि हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया, उसमें जो बेसिक क्वांटिटी चुनी, हमने जो लेंथ की यूनिट की क्या रखी 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेंथ बोलेंगे। ठीक है, और मास की रखी 10 ग्राम और टाइम की रखी 0.1 सेकेंड। द यूनिट ऑफ द फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पर अगर हम एक यूनिट फोर्स लिखते हैं इस सिस्टम ऑफ यूनिट का, तो वो कितने न्यूटन के इक्वल होगा। अभी देखो ध्यान से करते हैं इसको। ठीक है, तो बच्चों जो 1 न्यूटन का फोर्स होता है वो होता कितना है, अगर ध्यान से देखो, फोर्स इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का फोर्स होता है, फोर्स की डायमेंशन लिख लो इधर, कितनी थी mlt-2। ठीक है, तो ये क्या है, फोर्स की ऐसा यूनिट है, मतलब सारी चीजें मास, लेंथ, टाइम सब किस में लेना है, ऐसा यूनिट में लेना है। तो मास किस में था यहाँ पर, किलोग्राम में, लेंथ किस में थी, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर है ना, 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर कितना होता है, 1 न्यूटन। तो न्यूटन किसके बराबर होता है बच्चों, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब हमने क्या रखा है, हमने जो है न्यूटन ना रख के फोर्स की नई यूनिट क्या रखी है, नई यूनिट में हमने लेंथ को माना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मास को लिया है 10 ग्राम और टाइम को लिया है 1 सेकेंड। ठीक है, तो फोर्स की मैं नई यूनिट लिखूं, फोर्स इक्वल टू 1 न्यू यूनिट, इसको एनयू लिख रहा हूं मैं। एनयू का मतलब क्या है यहाँ पर, एनयू का मतलब है बच्चों न्यू यूनिट, न्यू यूनिट। तो फोर्स कितना है, 1 न्यू यूनिट का फोर्स है ना, यूनिट फोर्स है 1 यूनिट का मतलब 1 न्यू यूनिट जो फोर्स की नई यूनिट बनने वाली है। तो 1 न्यू यूनिट का फोर्स है, ये न्यूटन में कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो यूनिट न्यूटन ही थी, अब कोई नई यूनिट है, तो 1 न्यू यूनिट फोर्स न्यूटन में कितना होने वाला है, तो इसको न्यूटन में चेंज करेंगे। ठीक है, 1 इंटू, अब न्यू यूनिट कितना है, तो न्यू यूनिट में जो मास रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा, 10 ग्राम। तो न्यू यूनिट को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, मास रखूँगा इसकी जगह पर 10 ग्राम। लेंथ को किसमें रखेंगे बच्चे, 10 सेंटीमीटर में, आई ना बस में, अपॉन टाइम को रखेंगे 0.1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में। तो 1 न्यू यूनिट किसके इक्वल है, न्यू यूनिट ये किसके इक्वल है, 1 10 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर अपॉन 0.1 सेकेंड, इसका स्क्वायर। तो 1 न्यू यूनिट इसके इक्वल हो गया। अब मुझे इसको किस में बदलना है, न्यूटन में बदलना है, तो ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, सेकंड को सेकंड में ही रहने देंगे, और बाद में जो यूनिट बनेगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, न्यूटन से, क्योंकि वो न्यूटन ही होता है। ठीक है, आई बात समझ में आपको। चलिए, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा बच्चों 100, मतलब 10 का स्क्वायर, अपॉन 0.1 इंटू 0.1 कितना, 0.01। 0.01 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -2, मतलब 1/100 0.01। ठीक है, तो 10 की पावर -2 हो जाएगा ये, नीचे सेकंड का स्क्वायर, ऊपर। अब ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में कर लो। ठीक है, तो देखो 1 किलोग्राम कितने होते हैं, 10⁻³ ग्राम, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम कितने हो जाएंगे, अपॉन में पहुंच जाएगा 1/10⁻³ किलोग्राम, या 10⁻³ किलोग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में 10⁻³ ग्राम और 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम। तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम। इसी तरीके से 1 10 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ये 10 इंटू 10 अलग कर लिया था, यहाँ सेंटीमीटर बचा, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻² मीटर, है ना। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाओगे तो भाग देनी पड़ेगी ना, तो 10⁻² का होता है 1/100, इसका मतलब होता है।
ठीक है, और नीचे सेकंड का सेकंड ही रहेगा। तो 10⁻⁻2 से खत्म हो जाएगा, ये 10 की पावर +2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -1 बच जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 10 की पावर -1 का मतलब क्या, 1/10, 0.1 है ना, एक पॉइंट इधर लिख लो, 0.1, और ये कितना बन गया बच्चों, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फोर्स की नई यूनिट चुनी है, तो 1 न्यू यूनिट किसके बराबर बनी है, 0.1 न्यूटन के। तो आंसर 0.1 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और ये आ चुका है आपका AIPMT, किस ईयर में था मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। AIPMT 1995 में आ चुका है बच्चों, ये 1995 में। ठीक, चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनलेस डायमेंशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखो 4 कांस्टेंट लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट है। डायमेंशनल कांस्टेंट होता है एक ऐसी टर्म जो कांस्टेंट भी हो और जो इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन भी हो, उसको क्या बोलेंगे हम, डायमेंशन कांस्टेंट। पहली है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये तो नई टर्म नहीं होनी चाहिए, 10th क्लास अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था बच्चों, आपने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लाइट की। ठीक है, जब लाइट अपने मीडियम को चेंज करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी है ना, अगर वो ऑब्लिक्वली किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैंड हो जाती है ना, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाए और डेंसर से रेयर में जाए तो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है। तो ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एन से लिख सकते हो इसको। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब बात हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की करते हैं तो उसका मतलब होता है बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा था, ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों की डायमेंशन सेम है, तो ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस आने वाली, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। इसी तरीके से पॉइजन्स रेशियो, बच्चों पॉइजन रेशियो क्या होता है, तो पॉइजन रेशियो होता है, पॉइजन रेशियो का ना सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये होता है लेटरल स्ट्रेन। बहुत अलग अलग क्वांटिटी आ रही है ना, लेटरल स्ट्रेन। तो देखो ये क्वांटिटी आप है ना, आपको नहीं लग रही हैं, आप इसको 11th में ही पढ़ोगे, सेकंड बुक में सॉलिड में पढ़ोगे ना, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, और स्ट्रेन की आप डायमेंशन देख सकते हो, किसी भी तरीके का स्ट्रेन हो, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो जो ऊपर वाला स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडिनल है ना, ये क्या होता है, ये लेंथ का एक फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले स्ट्रेन की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, नीचे वाले की भी कोई, तो ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। अब रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी बच्चों रो से डिनोट करेंगे मास डेंसिटी को। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ जो भी लिक्विड हो या जो भी कोई मीडियम हो जिसकी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ किसी भी मीडियम की जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो, इनका जो रेशियो होगा, तो ये भी क्या है, एक रेशियो है, डेंसिटी की यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगी। तो आप देख सकते हो शुरू की जो तीनों क्वांटिटी हैं, इन तीनों की अपनी डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, इनकी अपनी डायमेंशन नहीं है। तो ये सब क्या है बच्चों, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो बच्चों, उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है भाई, तो बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसको आप पढ़ोगे क्लास 11 चैप्टर 8 में, है ना, लास्ट चैप्टर पहली बुक का जो पढ़ोगे। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 अपॉन r²। तो यहाँ पर ये आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी देखो कुछ पर्टिकुलर यूनिट होती है, इसकी यूनिट हमें कैलकुलेट करनी, तो इसे इधर ले जाओ, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 × m2। ठीक है, तो दो मास के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसके फॉर्मूले में आता है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, तो जी की वैल्यू, जी की डायमेंशन मुझे कैलकुलेट करनी है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स की डायमेंशन mlt-2 लेंथ का स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास। तो मास इंटू मास क्या, मास का स्क्वायर लिख लो इसको, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको याद भी रखना, आगे भी यूज़ कर सकते हो। m⁻⁻1 नीचे क्या होगी, l का क्यूब t⁻⁻2। तो m-1
L की पावर 3 T की पावर -2 डायमेंशन हो जाएगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी अपनी डायमेंशन भी है, तो ये क्या बन गया, एक डायमेंशनल कांस्टेंट, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 AIPMT 1996 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एन इक्वेशन इज गिवन एज, ठीक है, P + A/v² इक्वल टू B θ/v, ठीक है, वेयर P क्या है यहाँ पर बच्चों, प्रेशर है, V यहाँ पर वॉल्यूम है और थीटा यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इफ A एंड B आर कांस्टेंट, A और B क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है ना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A विल बी, सॉरी द डायमेंशन ऑफ A विल बी। तो A की डायमेंशन क्या होने वाली है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको A की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बच्चों, हर टर्म की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, उसका ही हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ पर A की डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान से देखो बच्चों, A/v² P में ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये ऐड तभी हो सकते जब इनकी डायमेंशन सेम हो। P क्या है, प्रेशर। अब प्रेशर की बार बार मैं निकालूंगा नहीं, है ना, सीधा लिख के करूंगा डायमेंशन, मैंने पहले निकालवा दी आपको। mL-1 T-2, ये बच्चों प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर की डायमेंशन होगी। V यहाँ पर वॉल्यूम है, लेंथ का क्यूब इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो क्योंकि ये प्रेशर में ऐड हो रही है टर्म, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि A/b² की भी जो डायमेंशन होने वाली है वो किसके बराबर होगी, प्रेशर की डायमेंशन के, mL-1 T-2। A क्या होगी, इसकी कैलकुलेट करनी है, अपॉन V का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम L क्यूब का स्क्वायर, 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, ठीक है, mL-1 T-2, ठीक है। तो यहाँ से जो बच्चों A की डायमेंशन निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, m1। अब देखो ये कितना हो जाएगा, L⁻³ 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, L⁻⁻1 ये रहा, यहाँ से कितना आएगा, L⁻+6, तो +6 -1 कितने बचेंगे, +5 बचेंगे, और T⁻²। तो mL⁵ T⁻², mL⁵ T⁻²। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, ठीक है, बढ़े आगे। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 AIPMT 1997 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम डायमेंशन ऑफ टाइम, विल हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। यहाँ पर हमें 3-4 टर्म दी हुई है और हमसे पूछा इनमें से किन की डायमेंशन टाइम के बराबर है। मैं आपको बता दूं, इसको 12th क्लास में हम स्टडी करेंगे। C होता है बच्चों कैपेसिटेंस, L होता है इंडक्टेंस, और R को तो आप नहीं भूले होंगे, R होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में या तो आपको LCR की डायमेंशन कैलकुलेट करना आना चाहिए या आपको याद होनी चाहिए, तब आप कर सकते हो, या फिर एक है ना छोटी छोटी सिंपल ट्रिक इनमें छुपी होती हैं, ठीक है, देखेंगे। अभी देखो बच्चों, हम स्टडी करेंगे LR सर्किट, है ना, RL सर्किट इसका स्टडी करेंगे 12th क्लास में, RL या LR सर्किट। तो RL या LR सर्किट में L/R होता है बच्चों टाइम कांस्टेंट, उसमें हम पढ़ेंगे आगे, L/R कहलाता है टाइम कांस्टेंट, मतलब L/R की जो डायमेंशन होती है वो टाइम की डायमेंशन ही होती है। तो अगर आपको ये बातें पता होंगी, अगर आप अच्छे से स्टडी आगे करोगे अपनी, तो डायमेंशन एनालिसिस आपको वहाँ पर भी फिर आप उस क्वेश्चन को ईजी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ भाई, L/R की जो डायमेंशन होती है वो टाइम की डायमेंशन होती है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको ये नहीं पता होगा, RL सर्किट की स्टडी आपने नहीं की होगी, तो आप फिर सीधा सीधा इनके अलग अलग कैलकुलेट करके निकालोगे। फिर भी मैं लिख के देता हूँ, है ना। C की बच्चों डायमेंशन होती है m-1 L-2 T⁴A², ठीक है, नोट कर लेना आप कहीं पर। और बच्चों R की डायमेंशन होती है mL² T-3A-2, ठीक है। और आपकी L की डायमेंशन होती है mL² T-2A-2। तो अगर आपको ये डायमेंशन पता है, तब भी आप इनमें, है ना, सब टर्म की डायमेंशन निकाल के पाओगे L/R की। L/R जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, टाइम की डायमेंशन ही आ जाएगी, ठीक है। तो L/R विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 AIPMT 1997 का ये क्वेश्चन है। द फोर्स ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r मूविंग इन ए मीडियम विद वेलोसिटी v। तो ये बच्चों फ्लूइड में हम पढ़ते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, जिसकी रेडियस कितनी है, r है, और अगर ये v वेलोसिटी से किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है, फ्लूइड में या तो एयर हो सकती है या कोई लिक्विड हो सकता है ना, इसमें ये मूव कर रहा है, तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स, ठीक है। वो फोर्स होता कितना है, 6 पाई ईटा r इंटू, ये क्या होता है बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखो
यहाँ पर आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालनी है। अगर आपको पता होगा, हमने अभी पहले भी निकाली, तो आप सीधा सीधा ऑप्शन लगा देना ml-1 t-1, यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अगर ईटा का फॉर्मूला मैं बनाना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, ये f 6 अपॉन में आ जाएगा, f अपॉन 6 r इंटू वी बी अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू ईटा। दोनों तरफ डायमेंशन ले लो, फोर्स की डायमेंशन ml-2, ये तो कांस्टेंट हो गया, r की डायमेंशन बच्चों l बनेगी और वेलोसिटी की lt-1। ठीक है, तो एक l से l खत्म हो जाएगी, a ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ईटा की डायमेंशन हो जाएगी ml-1, t ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, एक कम हो जाएगी ऊपर t-1, ml-1 t-1। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते बच्चों AIPMT 1999 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्वेश्चन है? द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगेन मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे क्लास 12th में, फॉर्मूला मैं बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बच्चों किसी एरिया से जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड, और इसका फॉर्मूला होता है 5b से इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कॉस थीटा। कॉस थीटा की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, तो फाई की जो डायमेंशन होगी बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स 5b की, वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन इनटू एरिया की डायमेंशन। अब एरिया की तो हमें पता होती है l², मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेट कर लेंगे, अगेन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, किसी L लेंथ का अगर हमारे पास वायर है, उसमें I करंट बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है 90 डिग्री एंगल पर, है ना, करंट की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो उस समय पर जो फॉर्मूला होता है F का, F इक्वल टू BIL, ये बच्चों फॉर्मूला होता है। L लेंथ ऑफ वायर, I करंट फ्लोइंग इन द वायर, B मैग्नेटिक फील्ड, F क्या होता है, जो उस पर फोर्स लगता है वायर पे। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बहुत आगे 12th क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी फॉर्मूला रट लो इसको। हमें B की डायमेंशन चाहिए, तो ये हो जाएगा बच्चों F अपॉन IL। ये फॉर्मूला कब है, जब करंट में और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है। अगर कोई थीटा एंगल है तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाता है एक टर्म। ठीक है, तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी है। फोर्स की डायमेंशन रखेंगे mlt-2 अपॉन करंट की A इंटू लेंथ की L। तो ये आ गया, ये लेंथ से लेंथ खत्म हो जाएगी, L तो 0 हो जाएगा। ठीक है, L कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, फोर्स की mlt-2, ठीक है, करंट की, सही है, L तो 0 हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो इसकी 0 लिखो, t-2 A-1 इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ml0 t-2, आगे याद रखना ml0 t-2 A-1। ठीक है, और याद नहीं रखना तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, जिसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों ml² t-2 A-1, ml² t-2 A-1, ऑप्शन ये। ठीक है, तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए इसको, जल्दी आगे बढ़ते हैं। यस, आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 AIPMT 2000 का क्वेश्चन है। ए पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशन फॉर्मूला इज। ठीक है, तो भाई से तो आंख बंद करके भी कर सकते हो। वर्क एंड एनर्जी, यहाँ पर पेयर्स दे रखे हैं, फिजिकल क्वांटिटी किन की डायमेंशन सेम होने वाली है। तो ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। बाकी टर्म्स भी आप देख सकते हो, है ना। देखो, फोर्स, टॉर्क, इम्पल्स, लीनियर एंगुलर मोमेंटम, सब के सब आने वाले चैप्टर्स में मैं पढ़ने, है ना। क्लास 11 फिजिक्स की पहली बुक में ये सारी क्वांटिटीज हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो फोर्स एंड टॉर्क में क्या रिलेशन होता है, आर वेक्टर, आर होती है बच्चों डिस्टेंस रेडियस एक तरीके की, है ना, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अभी वेक्टर को, क्रॉस प्रोडक्ट को, उनको भूल जाओ, इनको आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ डायमेंशन पे ध्यान दो। तो आर की और एफ की डायमेंशन की प्रोडक्ट होकर क्या बनाएंगी, टॉर्क की डायमेंशन बनाएगी। ठीक है, फोर्स इंपल्स में क्या रिलेशन होता है बच्चों, जो इंपल्स होता है, इंपल्स ऐसे लिख लो, इसको इंपल्स ही लिख लो। इंपल्स जो होता है बच्चों, इंपल्स क्या होता है, इसको जे से भी डिनोट कर लेते हैं ना इंपल्स को। इंपल्स क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम मिलके इंपल्स बनता है। तो फोर्स से जब टाइम की डायमेंशन की मल्टीप्लाई होगी तो इंपल्स की डायमेंशन आएगी। इसी तरीके से लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में भी रिलेशन होता है कि आर वेक्टर इनटू पी होता है बच्चों लीनियर मोमेंटम, ये मिलके बनता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन की जब लेंथ की डायमेंशन से मल्टीप्लाई होगी तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग क्वांटिटीज हैं। वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी की जो डायमेंशंस होती है वो सेम होती है। तो ये इसका ऑप्शन था, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था ये। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 AIPMT 2001 का क्वेश्चन है। प्लैंक कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशन ऑफ। तो हमें बताना है कि प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है वो इन
चारों क्वांटिटीज़ में किसकी डायमेंशन के बराबर होती है, तो उसके लिए पहले तो प्लैंक कांस्टेंट की पता होनी चाहिए। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट होता है बच्चों एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ऊपर एनर्जी की डायमेंशन रखेंगे mL/T-2 वर्क वाली अपॉन फ्रीक्वेंसी की टाइम इनवर्स, है ना, ऊपर जाएगा ये, तो बन जाएगा बच्चों ये mL2 और T-1, है ना। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है, mL2T-1। अब इन चारों क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालेंगे, देखेंगे किसकी डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल है। तो लीनियर मोमेंटम P होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की LT-1, तो ये क्या है mLT-1। एंगुलर मोमेंटम L, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है बच्चों, लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, है ना, रेडियस r। तो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन रख लेंगे mLT-1 और डिस्टेंस की लेंथ रखेंगे, ठीक है, तो mL²T-1, ठीक है। तो देखो यही आंसर आ गया हमारा एंगुलर मोमेंटम की, और इसकी डायमेंशन सेम। बाकी की आप निकाल सकते हो एनर्जी की, तो ये तो आपको पता ही है वर्क वाली mL2T-2। लास्ट में क्या बचा, पावर। पावर क्या होता है, पावर एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। एनर्जी की डायमेंशन को किससे, टाइम की डायमेंशन से डिवाइड कर दो, तो mL2T-3 हो जाएगा ये, ठीक। तो ये पावर हो गया बच्चों हमारा। आई बस में तो डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की और प्लैंक कांस्टेंट की सेम आई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 AIPMT 2002 का क्वेश्चन है। देखते क्या क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इन SI यूनिट इज। बच्चों ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन था, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं। देखो यहाँ पर तो सीधा सीधा लिखा है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद हो जाएगी आगे चल के, जब आप आगे स्टडी करेंगे, वो लगभग होती है 6.63 × 10⁻⁻34, ठीक है। देखो यहाँ पर बाकी सभी वैल्यूज बिल्कुल अलग दी हुई हैं, और ये यूनिट भी क्या बनती है, ये यूनिट भी हमारी देखो क्या है, जूल सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या बनेगी, जूल अपॉन फ्रीक्वेंसी। प्लैंक कांस्टेंट हमने पढ़ा ना, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो यूनिट क्या बनेगी, जूल अपॉन फ्रीक्वेंसी की सेकंड इनवर्स, ऊपर जाओगे तो जूल सेकंड ही बन जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड सबका सेम दिया होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है 6.63 × 10⁻34, यहाँ पर भी 6.63 10⁻34, और यूनिट अलग अलग दी होंगी। तो उस केस में आप क्या करो, सभी यूनिट से क्या निकालो, डायमेंशन निकालो, ठीक है। सबकी ऐसा यूनिट दी होंगी ना, किलोग्राम भी ऐसा यूनिट है, मीटर स्क्वायर, जूल सेकंड, सब ऐसा यूनिट है ये, तो सबकी ऐसा यूनिट आपको दी होंगी, और आपको पता ही नहीं चलेगा भाई इसमें से यूनिट प्लैंक कांस्टेंट की कौन सी यूनिट बनने वाली है। तो उस केस में आप यूनिट से क्या निकालो, सबकी डायमेंशन निकालो, जिस यूनिट की डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट से मैच हो जाए वही क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्योंकि जूल सेकंड लिखना जरूरी थोड़ा ही है, इसको मैं किलोग्राम की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ भाई, जूल को मैं किलोग्राम की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। डायमेंशन क्या होती है इसकी, mL2T-2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब भी जूल होता है। और एक सेकंड से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड से स्क्वायर खत्म, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, ये भी क्या बना, ये भी बच्चों जूल सेकंड ही बना। तो इस तरीके से यूनिट लिखी जा सकती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वाली किलोग्राम, ये वाली यूनिट भी प्लैंक कांस्टेंट की नहीं है, क्योंकि इसमें डिवाइड में सेकंड नहीं है, इसमें डिवाइड में सेकंड है तो मीटर में स्क्वायर नहीं है। ये यूनिट सेम है, तो इसमें मैग्नीट्यूड ये वाला ठीक है, इसमें 10⁻31 था, ये गलत था, ठीक है। तो 6.63 10⁻34 याद रहे, कांस्टेंट की यूनिट जो जिन कांस्टेंट्स की यूनिट्स होती है वो भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो यूनिट से डायमेंशन कैलकुलेट करके आप बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 AIPMT 2004 का क्वेश्चन है। थके तो नहीं अभी आप, करते रहिए ना, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो करते हैं मेरे साथ इस क्वेश्चन को, करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ε0 इज, ठीक है। चलो तो देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अब देखो परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। अभी मैं फॉर्मूला बना देता हूं। अगर हमारे पास दो चार्ज रखे हैं Q1 Q2, है ना, वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर रखे हैं, तो एक दूसरे पर वो कितना फोर्स लगाते हैं। अगर वो इस फ्री स्पेस या एयर में रखे हैं, तो वो जो फोर्स होता है इक्वल टू वो होता है 1/4πε0। ये आता है बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनटू चार्ज की मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। मुझे इसकी डायमेंशन लिखनी है ना, इसकी यूनिट लिखनी है, तो इसको इधर ले जाऊँ, ε0 को फोर्स को डिवाइड में ले आओ, 1/4π
ये आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन फोर्स इंटू आर स्क्वायर। तो इस टर्म की देखो, ये तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी, तो मैथमेटिकल नंबर है। इस टर्म की जो यूनिट हो जाएगी वही क्या बन जाएगी, परमिटिविटी की यूनिट। तो Q1 की कितनी, कूलाम चार्ज की, इंटू Q2 को भी कूलाम, तो ये कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। यस, देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 AIPMT 2004 का क्वेश्चन है। द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन बतानी है आपको। ठीक है, तो ये करना है आपको, खुद करना है क्वेश्चन। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल के दिखाई थी। ठीक है, तो डू योरसेल्फ, भैया खुद भी तो करोगे कुछ, तो इसको खुद करिए क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 AIPMT 2005 का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशन का जो रेशियो बनता है वो इन सभी क्वांटिटीज में से किस क्वांटिटीज के डायमेंशन के इक्वल आता है। ठीक है, तो देखो प्लैंक कांस्टेंट का हमने अभी निकाला था एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, है ना, पाइवोटेड पॉइंट से। ये रोटेशनल मोशन की क्वांटिटी है, रोटेशनल मोशन से रिलेटेड आगे पढ़ेंगे इसको, 11th क्लास में स्टडी करनी है। ठीक है, तो I इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। H क्या हो गया, ये प्लैंक कांस्टेंट, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की mL2 T-2 और फ्रीक्वेंसी की T-1। ठीक है, तो mL2 T-1 आ जाएगी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, L स्क्वायर mL स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बच्चों mL स्क्वायर, T ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, -1 बचेगा ऊपर, अपॉन mL स्क्वायर से mL स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो T-1 किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है। ठीक है, आप देख लेना, बाकी किसी क्वांटिटी की डायमेंशन इसके बराबर नहीं आने वाली। ठीक है, और इनको हम सबको पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम को, वेलोसिटी को और टाइम को। आगे बढ़ते हैं बच्चों, AIPMT 2006 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखते हैं 17th क्वेश्चन। दी वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम t इज गिवन बाई। तो वेलोसिटी दे रखी है v इक्वल टू at प्लस, देखो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको तभी भी कराया था जब हमने इसका बेसिक पढ़ा था, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो कोशिश करना वीडियो को रोक के आप खुद इसको सॉल्व कर लो, मैं तो कर ही रहा हूँ। वेयर a b एंड c आर कॉन्स्टेंट, a b c यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, a b c की डायमेंशन हमें बतानी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने पढ़ा था, सब टर्म की डायमेंशन सेम होती है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता होती है बच्चों कितनी, LT-1। तो a इंटू टी भी एक टर्म है इस इक्वेशन की, तो इसकी डायमेंशन भी इसके बराबर ही होगी, a की डायमेंशन इंटू टी की डायमेंशन कैपिटल T, ये भी किसके बराबर होगी, वेलोसिटी के, LT-1। टी ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, LT-1 अपॉन टी, और टी ऊपर आके ये भी -1 हो जाएगा, तो -1 और एक -1 टी की पावर, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा ये भी -1 हो जाएगा, ऊपर भी -1, तो ये आ जाएगा LT-2। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो t प्लस सी हो रहा है, ये तो a की डायमेंशन आ गई LT-2। तो यहाँ से आप पता भी लगा सकते हो, बाकी किसी में a की डायमेंशन नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो t में देखो c जुड़ रहा है, तो तभी ऐड हो सकता है जब c की डायमेंशन और t की डायमेंशन क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो t की डायमेंशन भी t दे रखी है, किसकी, c की डायमेंशन, और b की कैलकुलेट कर लेंगे, तो b अपॉन t प्लस c, ये पूरी टर्म क्या है, इस इक्वेशन की एक टर्म बनेगी। ठीक है, तो इस टर्म की डायमेंशन भी क्या होगी, वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, LT-1। ऊपर b, नीचे क्या, टाइम में टाइम ऐड होगा तो टाइम की डायमेंशन ही आ जाएगी, क्योंकि c की भी टाइम की है ना, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ऐड होती है, और ये आ जाएगा LT-1। तो t ऊपर जाएगा, t+1 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, एक -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो b की डायमेंशन l ही आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, LT-1, t और l। नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। यस, देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड करंट वुड बी। ठीक है, तो मास, लेंथ, टाइम और करंट की डायमेंशन में डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कितनी होगी, हमें निकालनी है। ठीक है, तो वैसे तो देखो मैंने अभी आपको बताई थी सीधी डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस mL स्क्वायर T-3, A-2 करंट को यहाँ पर I से डिनोट किया गया, I-2। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ 10th क्लास में। ठीक है, वहाँ पे एक रिलेशन पढ़ा होगा, V इक्वल टू I इंटू आर, ये होता है रेजिस्टेंस।
तो अगर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, V अपॉन आई। मतलब रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन अपॉन करंट की डायमेंशन। अब पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी आपने 10th क्लास में ही पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको देखो डिटेल में पढ़ेंगे हम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज डिटेल में पढ़ेंगे इसको 12th क्लास में, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन आ जाएगी वर्क की कितनी, mL/T-2, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज कितना होता है, Q इक्वल टू करंट इंटू टाइम, करंट की एम्पियर, लेकिन एम्पियर को यहाँ आई से डिनोट कर रहे हैं तो इसको I इंटू टी लिखेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन आ गई बच्चों mL²T-3I-1, ठीक है। mL²T ऊपर जाके -3I-1 यहाँ पर पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ जाएगी, पोटेंशियल की डायमेंशन mL²T-3I-1 डिवाइडेड बाई करंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा mL²T-3I-2, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगी रेजिस्टेंस की डायमेंशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, AIPMT 2008 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, देखो ध्यान से, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन। हमें बताने हैं, यहाँ पर 5 क्वांटिटी दे रखी है, इन 5 क्वांटिटी में किन 2 क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होने वाली है। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले डायमेंशन निकालते हैं। एनर्जी डेंसिटी को बच्चों स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो अगर एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है, तो एनर्जी की कितनी हो जाएगी, mL/T-2, वॉल्यूम की लेंथ का क्यूब, ऊपर जाके घट जाएगा तो ये हो जाएगा mL-1T-2, mL-1T-2 किसकी आई, एनर्जी डेंसिटी की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तो करा था हमने, ये तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, m0 L0 T0। उसके बाद बच्चों थर्ड है हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, इसको K से लिख लो, स्मॉल के बना लो, कैपिटल के बना लो। और बच्चों जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है वो होता कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इनका रेशियो होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है रेशियो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी, m0 L0 T0, ठीक है। एक दूसरे की यूनिट को कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, ठीक है, इसको y से डिनोट करते हैं। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो देखो ये क्वांटिटी भी आप पढ़ने वाले हो क्लास 11 में, जब हम बुक सेकंड स्टार्ट करेंगे सॉलिड में। एक बात अभी मैंने आपको पहले ही बताई थी, स्ट्रेन की क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और स्ट्रेस क्या होता है, एक प्रेशर की यूनिट बनती है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगी, प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर की डायमेंशन लिखो, फोर्स अपॉन एरिया, mL-1T-2, ये प्रेशर की हो जाएगी, mL-1T-2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट क्वांटिटी हमारी मैग्नेटिक फील्ड B। तो अभी देखो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, मैग्नेटिक फील्ड का F इक्वल टू BIL sin थीटा। तो B की डायमेंशन निकालनी है, फोर्स की डायमेंशन को डिवाइड करेंगे करंट इंटू L से, ठीक है। तो देखो भाई भैया B का फॉर्मूला बना लो ना, F/IL sin थीटा, इसकी तो डायमेंशन होती नहीं है, ठीक है। तो B की डायमेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स की mL/T-2 अपॉन करंट इंटू L। करंट कितना हो जाएगा, A हो जाएगी करंट की, और लेंथ की है L हो जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, mL0T-2A-1। तो आप देख सकते हो किन 2 क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है। तो भाई डायमेंशन सेम है यंग मॉडुलस की और एनर्जी डेंसिटी की, मतलब फर्स्ट की और फोर्थ की, फर्स्ट की फोर्थ की, फर्स्ट की फोर्थ की, फर्स्ट की फोर्थ की। सी ऑप्शन करेक्ट है, नोट करिए इनको। आगे बढ़ते हैं, यस देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, AIPMT 2009 का ये क्वेश्चन है। इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई, अगर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन किस तरीके से दे रखी है, m to the power a, l to the power b, t to the power c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, तब फिजिकल क्वांटिटी होंगी। ए ऑप्शन दे रखा है प्रेशर, अगर a की वैल्यू 1 हो, b की वैल्यू -1 हो, c की वैल्यू -2, मतलब अगर a की वैल्यू 1 हो, b की वैल्यू -1 हो, c की वैल्यू -2 हो यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूले में, तो ये प्रेशर की डायमेंशन बनेगी। तो हम क्या करेंगे, हम बच्चों यहाँ पर इन चारों क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल के देखते हैं, जिसकी डायमेंशन
इससे मैच कर जाएंगी, है ना, वही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते बच्चों, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, कई बार डायमेंशन निकाल चुके, सीधा लिख रहा हूँ मैं ml-1 t-2, ठीक है। बात करूँ मैं वेलोसिटी की डायमेंशन की, तो वेलोसिटी की डायमेंशन बनेगी m0 l1 t-1। अगर बात करूँ बच्चों मैं एक्सेलरेशन की डायमेंशन की, तो m0 l1 t-2 वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन सेकंड क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है, ये डायमेंशन हो गई। अगर बात करूँ बच्चों मैं फोर्स की डायमेंशन की, तो m1 l1 t-2, ठीक है। अब देख लो किसकी डायमेंशन मैच कर रही है। तो देखो प्रेशर में ए की वैल्यू बना रही है, ए की वैल्यू 1, बी की -1, सी की -2, ए की 1, बी की -1, सी की -2, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। और देखते हैं वेलोसिटी में ए की वैल्यू 0 इन्होंने 1 दे रखी है, गलत हो जाएगा ऑप्शन। एक्सीलरेशन में ए की वैल्यू, ए क्या है बच्चों, m की पावर में है, तो ए की वैल्यू हमारी 0 आ रही है, इनकी 1 आ रही है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। और फोर्स में भी ए की वैल्यू 0 हमारी 1, ऑप्शन ये भी गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -2 रखेंगे तो बच्चों डायमेंशन बनेगी हमारी प्रेशर की। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं AIPMT 2010 का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ 1/2 ε0 E स्क्वायर वेयर ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आर सॉल्यूशन। देखो अगर बच्चों आप यहाँ पर ε0 और E की डायमेंशन रखो तो जो क्वेश्चन है हमारा वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। पहले ε0 की डायमेंशन कैलकुलेट करो, अगर नहीं आती है उसको पुट करो, E की डायमेंशन पुट करो, सॉल्व करो। लेकिन आगे हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं बच्चों कैपेसिटर में, है ना। जब हम कैपेसिटर की स्टडी करेंगे 12th क्लास में, तो हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी की डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी, है ना, स्मॉल यू, तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, 1/2 ε0 E स्क्वायर। तो ये एनर्जी डेंसिटी का ही फॉर्मूला है, मतलब डायमेंशन सेम होगी। एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन सीधी सीधी मैं इस फॉर्मूले से ना निकाल के कौन से फॉर्मूले से निकाल दूंगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम से, है ना। ये कैलकुलेट करना आसान है। एनर्जी क्या हो जाएगा, ml2 t-2 अपॉन वॉल्यूम l3, ये कितना हो जाएगा, ml-1 t-2, ml-1 t-2, 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 जो AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ μ0 ε0 टू द पावर -1/2। तो अगर आप अपनी आगे की पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो इसमें काफ़ी घूम सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। पहले μ0 की कैलकुलेट करो मैग्नेटिज्म को ध्यान में रखते हुए, फिर ε0 की निकालो, फिर उसकी पावर -1/2 करो, काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी स्टडी आगे अच्छे से करने वाले हो तो आपको पता चल जाएगा 12th क्लास में जब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे बच्चों, कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट वो इक्वल होती है 1/√μ0 ε0। यस, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल होती है 1/√μ0 ε0। अच्छा ये क्वांटिटी है क्या, तो देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1/√, को क्या लिख सकता हूँ, μ0 ε0 की पावर 1/2, और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो पावर माइनस में बन जाएगी, μ0 ε0 की पावर -1/2, ठीक है। तो भैया इसकी ये तो स्पीड ऑफ लाइट ही है, एक तरीके से देखो तो इसकी डायमेंशन सेम होगी जो स्पीड ऑफ लाइट की होगी, मतलब वेलोसिटी की। आई बात समझ में? तो अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूं -1/2 की, तो क्या बन जाएगी, सी की डायमेंशन, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी, दैट इज LT-1, LT-1, सी इज द करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इफ, देखो ये F मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा क्वेश्चन को, फोर्स v वेलोसिटी t टाइम, फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट, देन द डायमेंशन ऑफ मास आर। अगर हम फोर्स वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट की तरह ट्रीट करें तो मास की डायमेंशन क्या होगी। अभी तक तो देखो हम क्या करते आ रहे थे क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो मैंने फोर्स को मास में, लेंथ में और टाइम में लिखना है, टाइम में लिखा है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल यूनिट थी। अब मान लो फंडामेंटल यूनिट क्या है, फोर्स वेलोसिटी टाइम, मतलब मास का फॉर्मूला, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला में फोर्स वेलोसिटी टाइम की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कर चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन हम, कहाँ पर, जब हमने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन निकालना सीखा था, इसका जब हमने बेसिक डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर x, वेलोसिटी की पावर y और टाइम की पावर z, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड डायमेंशन लेंगे तो डायमेंशन ऑफ मास कितनी हो जाएगी, m इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन mlt-2 की पावर x हो जाएगा, वेलोसिटी की lt-1 की पावर y और टाइम की t की पावर z। आई बात समझ में? तो मास की डायमेंशन एक साथ लिखो,
m की पावर 1 है तो x से मल्टीप्लाई x हो जाएगा, आगे कहीं नहीं है। l की डायमेंशन कितनी बच्चों, यहाँ से x आएगी, यहाँ से प्लस y हो जाएगा, यहाँ पे l नहीं है। t की डायमेंशन -2x, यहाँ से -y आ जाएगी, यहाँ से प्लस z आ जाएगी। इधर कितना चल रहा है, अगर मैं इसको पूरा लिखूँ तो m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, भाई मास है, लेंथ टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो 1 और x, तो x की वैल्यू मिल गई बच्चों हमें 1, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। x की वैल्यू तो 1 मिल ही चुकी है, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू मिली बच्चों -1, y की वैल्यू मिली -1। z की ओर कैलकुलेट करनी है तो कंपेयर करेंगे, t की पावर इधर 0 है, इधर ये था, तो 0 इक्वल टू -2x माइनस वाई प्लस जेड, 0 इक्वल टू x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 1 रखूंगा, -2 इंटू 1, y की वैल्यू -1 माइनस रखेंगे, -1 प्लस जेड, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +1 -2 कितना बचेगा बच्चों, ये -1 प्लस जेड, और जेड की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, x की 1, y की 1, जेड की, x की 1, y की -1, जेड की 1। तो मास का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं इन टर्म ऑफ फोर्स वेलोसिटी टाइम तो कितना बनेगा, फोर्स में डायमेंशन कितनी आएगी इसकी, 1 आएगी, है ना। वेलोसिटी की y है तो वेलोसिटी में डायमेंशन -1 आएगी, और हमारी टाइम में डायमेंशन 1, तो F1b -1 t1, यानी कि Fb-1 इन t, Fb-1 t, ठीक है। 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, Fb-1 t। नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। यस, देखते बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 AIPMT 2015 का ये क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज ईटा की पावर x, रो की पावर y, r की पावर z। यहाँ पर बच्चों ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो है मास डेंसिटी, और r है रेडियस ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो r रेडियस का कोई ट्यूब है, उसके अंदर जब कोई फ्लूइड बह रहा है, ठीक है, कोई लिक्विड बह रहा है, तो उस लिक्विड के बहने की जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, ताकि ट्यूब फटे ना, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी लिक्विड बह सकता है उसमें से, वो जो डिपेंड करता है, वो उसकी जो डायमेंशन है वो इनकी डायमेंशन के रूप में हमको लिखनी है, किस किस की, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मास डेंसिटी और रेडियस, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईटा की पावर x, रो की पावर y और r की पावर z। दोनों तरफ डायमेंशन ले लेंगे, तो वेलोसिटी की डायमेंशन बच्चों LT-1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत बार कर चुके हैं, मैं सीधा लिख रहा हूँ फॉर्मूला ML-1 T-, ये तो याद हो गई होगी अब लो आपको डायमेंशन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, ML-3 ऊपर आएगा ना, L-3 हो जाएगा, y, और ये L की पावर z। हमें तो x y z की वैल्यू निकालनी है, इनमें से कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप m की पावर 0 लिख सकते हो, m की तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 इक्वल टू m की पावर यहाँ से कितनी आएगी बच्चों, x प्लस वाई, यहाँ से x और यहाँ से y आ जाएगी, l की पावर -x -3y प्लस z, ठीक है, और t की पावर आ गई -x, है ना, और t की टर्म नहीं है। तो कंपेयर कर लेंगे पावर, तो 0 इक्वल टू कितना है बच्चों, x प्लस वाई, l की यहाँ 1 है, यहाँ ये रही, तो 1 इक्वल टू -x -3y प्लस z, ठीक है, और -1 की बच्चों -x, माइनस से माइनस खत्म करो, x की वैल्यू 1 आई है, इसमें पुट करो 0 इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड वैल्यूज पुट करके z की वैल्यू भी निकालेंगे, 1 -3 इंटू -1 प्लस z, तो 1 इक्वल टू -1 माइनस माइनस +3 बच्चों, प्लस का 2 बचेगा, प्लस z, और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -1 इक्वल टू z। तो 1 क्या क्या वैल्यू है, x की 1, y की -1, z की -1, 1 -1 तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 1 -1 ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 AIPMT 2015 का ये क्वेश्चन है, एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो पहले सरफेस टेंशन की मैं डायमेंशन सीधी सीधी देख लेता हूँ कितनी होती है। तो बच्चों सरफेस टेंशन लिक्विड के लिए डिफाइंड होती है, और सरफेस टेंशन होता कितना है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। आगे देखेंगे किस तरीके से बनती है इसकी, है ना, क्या होती है सरफेस टेंशन, इसको आगे डिफाइन करेंगे 11th क्लास की सेकंड बुक में जब हम फ्लूइड को पढ़ेंगे। तो ये फोर्स अपॉन लेंथ के डायमेंशन में नहीं, ये फोर्स कितना हो जाएगा, MLT-2 अपॉन लेंथ, ठीक है। तो लेंथ से लेंथ खत्म हो जाएगा, तो MT-2 ये बनी इसकी डायमेंशन सरफेस टेंशन की, ठीक है।
अब ये देखो, ये मुझे फॉर्मूला लिखना है एनर्जी वेलोसिटी टाइम की फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ सरफेस टेंशन प्रोपोर्शनल टू एनर्जी की पावर x, ठीक है, वेलोसिटी की पावर y और टाइम की पावर z। दोनों तरफ डायमेंशन ले लो, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। सरफेस टेंशन कितनी आई, m1 L0 T-2 इक्वल टू एनर्जी की mL2 T-2 की पावर x, वेलोसिटी की LT-1 की पावर y और टाइम की t की पावर z। ठीक है, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चन की आपकी, है ना। तो पहले इसको खुद भी करके देखना, बाद में देखना वीडियो में, वीडियो को रोककर खुद करके देखना एक बार इसको। तो m1 L0 T-2 इक्वल टू m की पावर देखते हैं बच्चों, x आ गई यहाँ से, आगे कोई टर्म है नहीं दे रखी है m की, तो x ही रहना, तो l की पावर 2x, यहाँ से कितनी आएगी बच्चों प्लस y, और टाइम की पावर यहाँ से -2x -y प्लस z, है ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे सबकी इनकी। अब पावर को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 इक्वल टू x। l की पावर को कंपेयर करो तो 0 इक्वल टू कितना 2x प्लस y, 0 इक्वल टू 2x की जगह क्या पुट करो 1 पुट करो प्लस y, तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों -2 आ गई, ठीक है। और यहाँ से -2 इक्वल टू -2x -y प्लस z, रिक्वायर्ड वैल्यूज पुट करेंगे -2 इक्वल टू -2, x की वैल्यू कितनी है 1, माइनस y की वैल्यू कितनी बच्चों -2 प्लस z, तो -2 इक्वल टू -2 माइनस माइनस +2 प्लस z, 2 से 2 खत्म, तो z की वैल्यू भी आ गई -2, तो x की वैल्यू 1 है ना। देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं इसका लिखूं तो e की पावर x, e की पावर 1, b की पावर -2 और t की पावर भी -2, e की पावर 1, v की पावर -2, t की पावर -2। मुझे ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है, ठीक है। नोट करिए इसको, आगे आगे बढ़ते हैं। यस, देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। तो ये आपका नीट 2017 का बच्चों क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो हमने इन तीनों क्वांटिटीज को, है ना, इन तीनों क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई है, ठीक है। और उसकी जो लेंथ, उसकी जो डायमेंशन आई है वो किसकी आई है, वो लेंथ की डायमेंशन आई है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और e चार्ज है, ये तो आप जानते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, तो स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पूरी क्वांटिटी, ठीक है, स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो इन क्वांटिटीज को किस तरीके से कंबाइन करें जो डायमेंशन किसकी बने, लेंथ की बने। 4 हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों कि जब हमने किसको c की पावर को x किया, g की पावर को y किया और e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर को कितना किया, z किया, तो इनकी जो डायमेंशन आई है वो किसके आ गई है, लेंथ के इक्वल आई है, मान लेते हैं। और इसकी डायमेंशन को लेंथ के इक्वल, लेंथ की डायमेंशन के इक्वल रख के x y z की रिक्वायर्ड वैल्यूज निकाल के हमें फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी। वो फिजिकल क्वांटिटी होगी कितनी, आई बात समझ में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था लगभग, उससे पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, ठीक है। तो लगभग एक से क्वेश्चन आ रहा है कई सालों से ये, तो करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। दोनों तरफ क्वांटिटी लिख लेंगे यहाँ पर। अभी देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्वांटिटी चाहिए, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन चाहिए और इस टर्म की डायमेंशन चाहिए, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं डायमेंशन लिखूँ तो क्या बनेगी, वेलोसिटी की LT-1। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगेन फॉर्मूला आपको पता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो F इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 m2 इक्वल टू जी। तो यहाँ से अगर मैं g की डायमेंशन निकालूँ तो फोर्स की क्या बनेगी, mLT-2 डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास की m इंटू एम, ये m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगी बच्चों m-1, ऊपर जाएगा घट जाएगा, m-1 L क्यूब t की पावर -2। तो ये हमारे पास g की डायमेंशन आई, ठीक है। अब हमें निकालनी है e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं e और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी है बच्चों मान लेते हैं r है, तो उस केस में इनके बीच में जो रिपल्शन का फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू, इसको बच्चों हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फॉर्मूला देख लो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या आते हैं, चार्ज की मल्टीप्लाई आती है, तो दोनों चार्ज क्या है ई, तो इनकी मल्टीप्लाई ई इंटू ई, मतलब ये कितना हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना है हमको इस पूरी टर्म का,
ठीक है, ये क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये? अब दोनों तरफ डायमेंशन ले लो, तो हमें क्या चाहिए, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए बच्चों। तो इधर हो जाएगी फोर्स की डायमेंशन इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगी एम एल टी माइनस 2 इंटू लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट कर लेंगे, तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो हमारे पास डायमेंशन आई है, कितने आई है वो, एम एल क्यूब टी माइनस 2, एम एल क्यूब टी माइनस 2। ठीक है, तो हमने जी की ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की और सी की डायमेंशन निकाल दी है। अब हमें क्या चाहिए, अब इनकी कंपेयर कर लो यहाँ पर। ठीक है, कि c की पावर x करने पर, g की पावर y करने पर और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर z करने पर ये जो क्वांटिटी बनी, हमने इसकी डायमेंशन को किसके इक्वल रखना है, लेंथ के इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि क्वांटिटीज़ को इस तरीके से है ना, इनको इस तरीके से लिखना है ताकि इनकी x y z की जो वैल्यूज़ होंगी वो इस तरीके से होंगी ताकि जो इनकी डायमेंशन बने वो किसकी बने, लेंथ की बने। ठीक है, चलिए करते हैं इसको आगे, कंपेयर कर लेंगे। इधर तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में मास में डायमेंशन 0 है, एल में 1 है, टाइम में डायमेंशन 0 है। राइट हैंड साइड में c की पावर x है, तो c की डायमेंशन रखेंगे यहाँ से बच्चों एल टी माइनस 1, तो एल टी माइनस 1 टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है, g की पावर y है, तो g की डायमेंशन ये रही m माइनस 1 L3, और ये बच्चों t टू द पावर माइनस 2, इसकी पावर y हो जाएगी। और हमारी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर z है, तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन यहाँ से रखेंगे एम एल क्यूब टी माइनस 2, ये आई थी ना, एम एल क्यूब टी माइनस 2, एम एल क्यूब टी माइनस 2 दी पावर z। कंपेयर करेंगे, अभी इसको अलग अलग कर लो, पहले सेपरेट कर लो, m की पावर्स लिख लो यहाँ पर, यहाँ से आ जाएगी माइनस के y और लास्ट से प्लस के z। इसी तरीके से l की पावर यहाँ से x आ जाएगी, l की पावर x हो गई, यहाँ से प्लस 3y और यहाँ से प्लस 3z। ठीक है, ml और t की पावर बच्चों यहाँ से माइनस x आ जाएगी, माइनस x, यहाँ से माइनस 2y आ जाएगी, माइनस 2y आ जाएगी, यहाँ से माइनस 2z आ जाएगी। पावर्स कंपेयर करेंगे तो m की पावर 0 है, तो हम लिखेंगे 0 इक्वल टू माइनस वाई प्लस जेड, या मुझे यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल टू जेड, तो y और z इक्वल हो गए। ठीक है, आगे 1 इक्वल टू x प्लस 3y प्लस 3z, और यहाँ से आपको एक इक्वेशन आ जाएगी, इधर टाइम में 0 है, 0 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इनको आपस में सॉल्व करते हैं और x y z की रिक्वायर्ड वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन, देखो आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन में y की जगह पर क्या पुट कर लो, z पुट कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर क्या रख लेंगे, z रख लेंगे, प्लस 3z, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 3 6z। इसी तरीके से यहाँ पर भी y की जगह पर z कर लो, तीनों को आपस में सॉल्व करना है। 0 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर z पुट करेंगे 2z, तो 0 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4z। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। ठीक है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल आराम से आ जाएंगे, 1 x प्लस 6z और 0 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4z। ऐड कर लो इनको, 0 से 0 खत्म, 1 इक्वल टू बच्चों कितना है 2z, तो z की वैल्यू आ गई 1/2। z किसके इक्वल है, y के, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये क्या है 1 इक्वल टू एक्स प्लस 6z, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू, है ना, ये इधर जाके घट जाएगा ना, अरे भाई 1 माइनस 6z इक्वल टू एक्स। अब ठीक है ना, 1 माइनस 6 इंटू जेड की वैल्यू 1/2 पुट कर लो इक्वल टू एक्स, 2 3 जा 6 माइनस 2 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू है -2। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, क्वांटिटी मिल जाएगी हमें। तो जो फिजिकल क्वांटिटी आई है जिसकी डायमेंशन लेंथ की होने वाली है वो क्या आ जाएगी, तो क्वांटिटी में क्वांटिटी करके लिख रहा हूँ इसको, द रिक्वायर्ड क्वांटिटी हैविंग द डायमेंशन ऑफ लेंथ विल बी c टू द पावर x। तो c की पावर कितनी रखेंगे -2, g टू द पावर y, g की पावर कितनी रखेंगे, y की वैल्यू 1/2। ठीक है, और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, z की वैल्यू आई है हमारी 1/2। ठीक है, तो ये c टू द पावर -2 तो ये 1/c स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरी क्वांटिटी की एक साथ पावर 1/2 रख लो, g इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होल पावर 1/2। ठीक है, तो ये आया है आंसर हमारा। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन देखो 1/c स्क्वायर जी ई की स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। आई बात समझ में। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे जो पिछले सालों में नीट के एग्जाम में आए हैं,
ठीक है। तो आपको मुझे लगता है काफ़ी हेल्प मिली होगी, खासकर बायो वाले बच्चों को। तो मैथ वाले बच्चे भी निराश ना हो, नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, उसमें हम IIT के मेंस के और एडवांस के क्वेश्चन करेंगे डायमेंशन एनालिसिस पर बेस्ड। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बच्चों, घर बैठ के मेहनत करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।